नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 3 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस रूट से संबंधित, किस प्रकार से ऑर्डिनेंस रूट का मिसयूज किया जाता है सरकार के द्वारा और अभी भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे लैंड पुलिंग से संबंधित, ये द हिंदू का आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल क्वाड जो है अभी भी एक सीरियस ग्रुप नहीं बना है, इससे संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑर्डिनेंस रूट और पार्लियामेंट के एब्सेंट होने से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में देखो केसेस की जो पेंडेंसी है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 93,000। अब इतनी ज्यादा पेंडेंसी से निपटने के लिए ना सरकार ने ना ये डिसाइड किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज करना है। तो 5 मई 2026 को कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये बिल हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज किया जा सके। लेकिन देखो आश्चर्य इस बात का हुआ कि 16 मई 2026 को ही प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। ऑर्डिनेंस आपको पता है कब इशू किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और इमरजेंसी हो। लेकिन इस चीज के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने के बजाय प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। कोर क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, भाई ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मानसून सेशन पार्लियामेंट का लग जाता महीने 2 महीने में, शायद उससे भी जल्दी लग जाता। तो 11 दिनों के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जल्दी थी? ये तो ऑर्डिनेंस की पावर का मिसयूज करने वाली बात हो गई ना। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एक बात साफ साफ बोली थी कि ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो एक इमरजेंसी वॉल्व की तरह है और ये तभी यूज होनी चाहिए जब आग लगी हो और पार्लियामेंट बैठी ना हो। लेकिन सरकारें ना ऑर्डिनेंस की पावर को ना लेजिस्लेटिव शॉर्टकट की तरह यूज करती हैं। समझ गई? लेजिस्लेटिव शॉर्टकट की तरह यूज करती हैं कि हाँ भाई पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में बिल ना पास करवाना पड़े तो अभी ऑर्डिनेंस का रास्ता हम अपना लेते हैं। और मेन बात जानते हो क्या है? मेन बात यह है, देखो भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब यह कि पार्लियामेंट जो है वो देखो एक प्राइमरी साइट है डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन की। यानी पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां पे चर्चा होती है, जहां पे डिबेट होती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आपस में डिबेट करके रीजनिंग यूज करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और एक कानून की जो असली लेजिटिमेसी है कि कानून सही है, वो देखो लेजिटिमेसी तभी बनती है जब उस पर ना घंटों तक सवाल जवाब होते हैं कि आप ये प्रोविजन क्यों लेके आए। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो देखो ये रहा है, डिबेट्स तो पार्लियामेंट में रेयरली होती हैं। पार्लियामेंट जब लगती है तो हो हल्ला, डिसरप्शन, ये सब होता है। रियल जो डिसीजंस है ना, कौन सा बिल लेके आना है पार्लियामेंट में, कौन सा नहीं लेके आना है, ये डिसीजंस होते हैं पार्टी के हेडक्वार्टर में। जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस में डिसाइड होगा कौन सा बिल लेके आना है, या फिर जो अलायंस हैं, सहयोगी दल जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, वो बैकरूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कौन सा कानून लेके आना है, कौन सा नहीं। या फिर प्रधानमंत्री ऑफिस में डिसाइड होता है, बट पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिसाइड नहीं होता। यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात है आजकल। मतलब पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब बिल पहुंचता है ना तो उसका भविष्य पहले से तय होता है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास में तो नंबर्स होते हैं। तो सरकार बिना चर्चा करे अपने नंबर्स का फायदा उठाती है। और मान लो विपक्ष है, विपक्ष के पास में नंबर्स नहीं है, तो विपक्ष भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ना पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। लेकिन इसी चक्कर में जहां सरकार अपने नंबर्स दिखाने की कोशिश करती है, मीडिया जो अपोजिशन है अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है पार्लियामेंट को डिसरप्ट करके, इसी चक्कर में बिल जो है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती, कोई रीजनिंग नहीं होती। आप देख लो 1950s में ना सिर्फ 71 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तो ऑर्डिनेंसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सब सरकारें जो हैं वो ऑर्डिनेंस रूट को ना नॉर्मलाइज करती जा रही हैं कि भाई ठीक है, ऑर्डिनेंस लाना कोई खराब चीज नहीं है। खराब चीज है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए टूल था।
इवन देखो, आरसी कूपर केस है, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि भाई हम ऑर्डिनेंसेस को ना स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अगर ऑर्डिनेंस मॉडिफाइड इंटेंट के साथ में पास किया गया है। देखो, दो तरह की इंटेंट होती है, एक बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब अच्छी इंटेंशन, आप सही इंटेंशन के साथ में काम करना चाहते थे, नेक इंटेंशन के साथ में। लेकिन दूसरा होती है मॉडिफाइड इंटेंशन, आपकी इंटेंशन ही गलत थी कि हाँ भाई पार्लियामेंट को या फिर स्टेट असेंबली को फिलहाल के लिए बाईपास किया जा सके, इसलिए हमने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। तो ये मॉडिफाइड इंटेंशन है, मजबूरी नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर केस में बोला था कि हम ऑर्डिनेंसेस को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में कितने कम बिल भेजे जा रहे हैं। 15वीं लोकसभा में ना 71% जो बिल थे वो कमेटीज के पास में भेजे गए थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में ना सिर्फ 16% जो बिल हैं कमेटीज के पास में रेफर किए गए हैं पास होने से पहले। आप पूछोगे सर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिल भेजने का फायदा क्या होता है? फायदा देखो ये होता है, जो कमेटी होती है ना उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं और वो मीडिया के सामने काम नहीं करते, वो बंद कमरे में काम करते हैं। तो वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज के बीच में सहयोग देखने को मिलता है और हो हल्ला नहीं होता, शांति से अच्छी इंटेंशन के साथ में कानून बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, कॉम्प्रेस्ड लेजिस्लेटिव टाइम, बिल जल्दी से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जल्दी से पास कर दिए जाते हैं लाइटनिंग स्पीड के साथ में, तुरंत की तुरंत। इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे भी कई बार बिल पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई कमेटी के पास में नहीं भेजना, तुरंत तुरंत पास हो जाते हैं। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर देखो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, एमपीज सरकार के लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज के समय में भाई ये टूल भी कमजोर हो गया है और क्वेश्चन आवर भी धुल जाता है डिसरप्शन के चलते। ग्लोबल कंटेक्स्ट आप देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा हो रहा है, एग्जीक्यूटिव की जो डोमिनेंस है भाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यूके में, कनाडा में, इंडिया में तो बढ़ ही रही है। पूरी दुनिया में लेजिस्लेचर कमजोर हो रहा है और एग्जीक्यूटिव मजबूत हो रहा है, जैसे हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। और एक देखो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया तो अच्छे उद्देश्य के साथ में था कि एमपीज या एमएलएज जो दल बदल करते हैं, एक पार्टी से जीत के आते हैं, पैसा लेके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। लेकिन भाई एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से ना अब एमपीज की राय अगर अपनी पार्टी की राय से अलग है तो भी बेचारे वो अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से वोट नहीं कर पाते, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ये दिक्कत आती है। फिर राइटर बोलते हैं इंडिया में यूनिक चीज क्या है, इंडिया में भाई ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना, इसे नॉर्मल मान लिया गया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये स्वीकार कर लिया गया है। ये और भी चिंता की बात है, दूसरे देश कम से कम ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो इसे नॉर्मल मान के बैठ गया है। इंडिया में बस अब पार्लियामेंट में ना फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई रियल डेमोक्रेसी वहां पे नहीं देखने को मिलती। डीसी वाधवा केस में ना क्या हुआ था, डीसी वाधवा केस में बार बार बिहार की स्टेट असेंबली थी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बिहार की सरकार जो थी ना वो बार बार ऑर्डिनेंस के रास्ते से कानून बना रही थी, बार बार ऑर्डिनेंस को री इशू कर रही थी। तो डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई ये तो संविधान के साथ में फ्रॉड है, आप एक ऑर्डिनेंस को बार बार कैसे इश्यू कर सकते हो, जब असेंबली लग रही है, बार बार सेशन लग रहे हैं, तो आप पास करवाइए ना, वो कानून बनाइए असेंबली के रास्ते से, आप बार बार ऑर्डिनेंस कैसे इशू कर सकते हो। और लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो हमने आजादी को लड़ा, ब्रिटिश ऑर्डर्स ऐसे होते थे और ब्रिटिश ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमने आजादी हासिल की, लेकिन अब पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों को बाईपास किया जा रहा है, तो मतलब ब्रिटिश सरकार जैसा करती थी ना वैसे रूल फिर से वापस आ रहे हैं। होना क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज को मजबूत करो, मैंडेटरी होना चाहिए, सारे जो बिल्स हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में भेजा जाए, जहां पे कैमरा नहीं होता, एमपीज अच्छे से एंगेज करते हैं एक एक डिटेल के साथ में, तो सारे बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में भेजे जाएं। टाइम एलोकेशन प्रोसीजर में रिफॉर्म आना चाहिए, मतलब रूल्स ऐसे होने चाहिए
कि अपोजिशन का जो टाइम है डिबेट के लिए वो प्रोटेक्ट रहे, इतना टाइम तो अपोजिशन को मिलेगा ही मिलेगा, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, ताकि अपोजिशन जो है वो अपनी बात ठीक से उठा सके और रूलिंग पार्टी की प्रेफरेंस पे चीजें ना चलें। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस यूज के लिए क्लियर नॉर्म्स होने चाहिए, मतलब सिचुएशन बिल्कुल पहले से डिफाइंड हो कि हाँ भाई ये इमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ताकि ऑर्डिनेंस का मिसयूज ना किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और भाई लेजिस्लेटिव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, ताकि एमपीज जो हैं उनके पास में डेडिकेटेड रिसर्च स्टाफ हो कानून की बारीकियों को समझने के लिए, ताकि वो राय तो दे सकें जब बिल पे डिबेट हो। जब उनके पास में रिसर्च स्टाफ होगा तभी तो वो राय दे सकते हैं ना, समझ गए? तभी तो वो फिर सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, एग्जीक्यूटिव फिएट और डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन, इंस्टीट्यूशनल डिके, डिस्कर्सिव स्पेस, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये 2015 में ऑर्डिनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्वेड को देखो अभी भी एक सीरियस एंटरप्राइज के तौर पे नहीं माना जा रहा है। तारा कार्था का ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेड की फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 डेमोक्रेटिक देशों का ये ग्रुप है क्वेड, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट क्यों और कैसे हुआ था? देखो 2004 में ना एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी, तब इन 4 देशों ने ना मिलकर रेस्क्यू किया था बहुत सारे लोगों को। तो इस रिलीफ ग्रुप को ना उस समय सुनामी कोर ग्रुप कहा गया था। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे आए, उन्होंने इस क्वेड को ना यानी इन 4 देशों के ग्रुप को एक फॉर्मल ग्रुप बना दिया। तो 2007 में जब इन्होंने इन 4 देशों के 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के ग्रुप को फॉर्मल ग्रुप बनाया तो इसे नाम दिया गया क्वेड 1.0। लेकिन चाइना ने इसका विरोध किया। जब ये 4 देश एक साथ आए ना, चाइना ने विरोध किया। चाइना बोलने लगा कि ये तो एशियन नाटो है और गलत है, हमारे खिलाफ तुम लोग एकजुट हो रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से पीछे हट गया। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा व्यापार था चाइना के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि भाई हम चाइना के साथ में हमारा व्यापार क्यों खराब करें, तो चाइना इस ग्रुप से पीछे हट गया। लेकिन देखो 2012 में ना शिंजो आबे ने इस ग्रुप को नाम दिया एशियास डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हो आंसर में, एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। और धीरे धीरे चाइना की जो एग्रेसिवनेस थी साउथ चाइना सी में बढ़ती जा रही थी, और फिर ये जो ग्रुप था फिर से रिवाइव हो गया 2017 में और इसको नाम दिया गया क्वेड 2.0। चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया था, तो ये 4 देश फिर से इकट्ठा हो गए कि भैया अब तो अपने को सीरियस ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, तो इसको नाम दिया गया क्वेड 2.0। अब ये क्वेड जो है इसकी असली ताकत ये है, ये ना ए ला कार्टे मॉडल है। ला कार्टे मॉडल क्या होता है? ला कार्टे में ये होता है कि कोई फिक्स मेन्यू नहीं होता। जैसे रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट तो ये होता है कि आप अपनी पसंद से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको राजमा खाने हैं, मटर पनीर खाना है, शाही पनीर खाना है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हो। एक होता है थाली सिस्टम, फिक्स थाली, फिक्स्ड मेन्यू। तो भाई क्वेड जो है इसका कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं है, ये ला कार्टे मॉडल है रेस्टोरेंट की तरह। मतलब ब्रॉड इंटरेस्ट सभी देशों के सेम है। हर मेंबर जो है वो अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ टेबल पर लेके आता है और ब्रॉडर इंटरेस्ट सबके सेम है। जैसे ब्रॉडर इंटरेस्ट रेस्टोरेंट में 4 दोस्त जाते हैं, अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं, ब्रॉडर इंटरेस्ट तो यही है ना, सबको पेट भरना है। उसी प्रकार से ब्रॉडर इंटरेस्ट सबके सेम है कि भाई चाइना का मुकाबला करना है, लेकिन सभी अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं टेबल पे, यानी अपना अपना ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी यूएसए के जो सीनेटर है ना मार्क रूबियो, उन्होंने काफी अच्छी बात बोली। ये कहते हैं कि देखो सभी देश अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं क्वेड में, तो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट काफी ज्यादा निकल के आता है। तो एग्जांपल्स भी राइटर देते हैं, जैसे क्वेड सैटेलाइट डेटा पोर्टल है। अब इसमें क्या है, चारों देशों के स्पेस डेटा, मॉनिटर, क्लाइमेट चेंज, ये सब डेटा एक ही जगह पे आ रहा है ताकि अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। फिर क्वेड मैरीटाइम लीगल डायलॉग है,
रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर बनाने के लिए शिप ऑब्जर्वर मिशन है, इसमें भी 4 देश मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चारों देशों के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो चाइनीज घुसपैठ के अगेंस्ट मिलकर काम कर सकें। फिर इसके बाद में एक अच्छा कंसेप्ट आता है इसके बाद में जिसपे ये क्वाड मिलके काम कर रहा है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्या मतलब है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का? आसान भाषा में आप समझो। देखो इसका मतलब है समुद्र के अंदर जो जो फीचर्स है ना उस पे नजर रखना, उसके बारे में अवेयरनेस, ताकि समुद्र की जो निगरानी है वो आसानी से की जा सके। जैसे रोड पे होता है ना, यहां पे रोड है, यहां पे खाली मैदान है, यहां पे जंगल है, कल को युद्ध हुआ तो हमारे पास में जो भी लैंड फॉर्म है उसकी अवेयरनेस है कि कहां पे क्या आता है। उसी प्रकार से समुद्र के नीचे भी ना सी फ्लोर कहां पे है, चट्टान कहां पे है, ये सारी चीजों की अवेयरनेस। समुद्र में भी नीचे रास्ते होते हैं, उनकी अवेयरनेस, ताकि देखो भाई कल को जरूरत पड़े तो 4 देश मिलके काम कर सकें, निगरानी मिलके कर सकें। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में क्या होता है, जो जहाज गुजरते हैं ना उन पे भी निगरानी रखी जाती है। जैसे इंडियन ओशन है, 60% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन से होके गुजरता है। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस होगी तो चारों देश ना इलीगल फिशिंग को ट्रैक कर सकते हैं, चाइनीज घुसपैठ को ट्रैक कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल वायलेशन को ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। ये फायदा है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। IFC-IOR ये गुड़गांव में है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ये रियल टाइम डेटा देता है 24 देशों को, कौन कौन से शिप वहां से गुजर रहे हैं, इस चीज का रियल डेटा ये सेंटर 24 देशों को देता है। जापान का MSIL सिस्टम है, ये जापान का ना एडवांस्ड मैरीटाइम सिचुएशनल सिस्टम है, ये भी ट्रैकिंग वगैरह करता है। इसके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया सी केबल कनेक्टिविटी में काफी मजबूत है, यूएस और इंडिया इंटेल में काफी मजबूत है, ये इंटेल देते हैं। तो चारों देशों की ना अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। इसके बाद आर्टिकल में ना एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाती है। देखो ये ना एक बहुत बड़ा आयरनिकल पॉइंट है। एक तरफ देखो क्वाड जो है वो ट्रेड और एनर्जी फ्लो की बात करता है, दूसरी तरफ यूएसए जो है वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ब्लॉकेड लगा के बैठा था। सोच के देखो, ये तो आयरनी हो गई ना। जापान कह रहा है हम $10 बिलियन से इन्वेस्टमेंट देंगे रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी में। इंडिया कह रहा है हम साउथ एशियन पड़ोसी जो हैं, ये भूटान वगैरह, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इनकी एनर्जी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि हम आसियान के पावर ग्रिड को डेवलप करेंगे। यानी ये 4 देश मिलके अपने आस पड़ोस में भी मदद करना चाहते हैं ताकि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। ये पॉइंट है। इसके अलावा दूसरे की प्रोजेक्ट्स, पोर्ट से संबंधित एक प्रोजेक्ट्स हैं, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर। अब इस प्रोजेक्ट को ना इंडिया के सागरमाला प्रोजेक्ट से लिंक कर दिया गया है। जो हमारा पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने वाला प्रोजेक्ट है सागरमाला, उसको लिंक कर दिया गया है क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर से। तो हमारे पोर्ट्स को और ज्यादा मदद मिलेगी। फिर क्वाड का एक क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव है, इसमें $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन 4 देशों के द्वारा मिलके, ताकि चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल्स पे और लिथियम पे, उस मोनोपोली को तोड़ा जा सके। फिर और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एंड टू एंड सप्लाई चेन, ताकि ये 4 देश जो हैं चाइना समेत दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहें। कोई चीज अभी फॉर एग्जांपल यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है, तो इन 4 देशों से वो चीज मिल जाए और चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो जाए, तो उसके लिए है ये। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं, सबसे पहले इंडिया ना हमेशा कंसर्न रहता है इस इनिशिएटिव को लेके। इंडिया बोलता है कि भाई ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो बार बार इंडिया बोलता है ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो फिर भाई इसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर क्वाड से जो डर पैदा होना चाहिए ना, वो डर नहीं पैदा हो पाता। इंडिया इसकी मिलिट्री वैल्यू कम कर देता है। फिर चाइना प्रोपेगेंडा फैलाता है कि ये ब्लॉक है, ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमको आइसोलेट करने के लिए है। तो फिर ना क्वाड ग्रुप के बारे में ना नरेटिव गलत सेट हो जाता है। इस नरेटिव से निपटने की आवश्यकता है। फिर ऑस्ट्रेलिया देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ना चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ट्रेड के लिए, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हेजिटेंट रहता है, मतलब ज्यादा खुल के नहीं एक्टिव होता इस ग्रुप में। फिर जापान स्ट्रेंज साइलेंस, जापान अपने ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ना क्वाड को मेंशन करता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो भी अभी हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है खुल के सामने आने में।
फिर यूएस की इनकंसिस्टेंसी, देखो यूएस ने ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा के रखे हैं। अब ईरान के अगेंस्ट आपने सैंक्शंस लगा दिए तो इसका मतलब तो यूएस ऐसा सिग्नल दे रहा है कि भाई हमारा असली दुश्मन चाइना नहीं है, ईरान है। समझ गए? ट्रंप की जो ताइवान पॉलिसी है वो भी फ्लिप फ्लॉप करती रहती है, कभी वो कहते हैं कि ताइवान की मदद करेंगे, कभी वो ऐसे साइन देते हैं कि ताइवान की मदद नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, यूएस के टैरिफ से इंडिया की सोलर इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। तो तीनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे पता लगता है कि प्रायोरिटी चाइना को काउंटर करना नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देखो क्वाड तो अलाइव है, जिंदा है, लेकिन इसको ना इवोल्व करने की आवश्यकता है। करंट स्टेटस ये है, इंडिया अपने रिश्ते जो है मजबूत कर रहा है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। यूएस अभी दूसरे मोर्चों पे बिजी है, जैसे ईरान के मोर्चे पे, वहां पे क्यूबा के मोर्चे पे बिजी है यूएस। तो इंडो पैसिफिक नेशंस को देखो चाइना के अगेंस्ट ना कोऑपरेट करना ही होगा, उनके पास में कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। क्वाड जैसा ग्रुप जो है वो नेचुरल इमर्ज होके आया है, लेकिन अभी तक ये उतना इवोल्व नहीं हुआ है। अभी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना चारों देशों के, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ना सिक्योरिटी कमिटमेंट्स के साथ में बैलेंस करना होगा। अभी ज्यादा फोकस इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे है, लेकिन सिक्योरिटी कमिटमेंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं है। सारे देश बोलते हैं ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, शायद चाइना का डर है। अभी सिर्फ डिफेंसिव लैंग्वेज यूज की जाती है क्वाड के अंदर, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी डर पैदा होगा चाइना में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये पीवाईक्यू क्वाड से संबंधित 2020 में पूछा था। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये ऊपर वाला अटेम्प्ट कीजिए, नीचे वाला तो बेकार है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लैंड पूलिंग से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया को स्मार्ट सिटीज चाहिए आज के समय में। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, अच्छी सड़कें बनानी होंगी, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, पार्क बनाने होंगे। अब ये सब चीजें देखो हवा में तो बनेंगी नहीं। अब इन सब चीजों को बनाने के लिए चाहिए अपने को लैंड, यानी जमीन। लेकिन जमीन एक्वायर करना आज के समय में देखो बहुत डिफिकल्ट है। लैंड एक्विजिशन आज के समय में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। 2013 में एक एक्ट आया इस चीज को आसान बनाने के लिए, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट के बाद में चीजें थोड़ी आसान हुई, लैंड को एक्वायर करना रिलेटिवली आसान हुआ, बट पैसे बहुत लगते हैं। इस एक्ट के अनुसार अगर लैंड एक्वायर किया जाता है तो एक तो देखो गांव में मार्केट रेट का 4 गुना देना पड़ता है, शहरों में मार्केट रेट का 2 गुना देना पड़ता है। इसके साथ साथ जिसका लैंड एक्वायर किया है उसका रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ता है, रीसेटलमेंट करना पड़ता है डिस्प्लेस हुए पर्संस का। तो भाई बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है अगर इस एक्ट के अनुसार में लैंड एक्वायर किया जाता है तो फाइनेंशियली अनवाइबल है, राइटर बोलते हैं। इसलिए ना बहुत कम लैंड एक्वायर कर पाती है सरकार, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका ना एक सीधा सीधा सॉल्यूशन है लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग देखो कोई कंपलसरी कंसेप्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी होता है। इस मॉडल में क्या होता है, जो जमीन के मालिक है ना अपनी मर्जी से जमीन देते हैं और सरकार आपसे ना आपकी जमीन पूरी नहीं लेती। आपसे जितनी आपकी जमीन है ना उसका सिर्फ 25 से लेकर 40% हिस्सा सरकार आपसे मांगती है और इस हिस्से पे ना सरकार फिर पब्लिक एमिनिटीज डेवलप करती है, जैसे रोड हो गया, पार्क हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हाउसिंग हो गई, ये सब सरकार डेवलप करती है। समझ गए? जैसे किसान है महेश की इतनी जमीन है, सरकार ने बोला इतनी जमीन हमें दे दीजिए, 25 से लेके 40%, बाकी 60 से लेके 75% आप अपने पास रखिए। सरकार उस 25 से 40% पे ना बढ़िया एमिनिटीज डेवलप करेगी, रोड वगैरह बनाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए हाउसिंग क्रिएट करेगी। और ये सरकार एक किसान के साथ में नहीं करती। मान लो बहुत सारे किसान हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी जमीन ले ली, इतनी, समझ गए, इतनी जमीन ले ली, बाकी मेजर हिस्सा किसानों के पास में अभी भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन सबने दे दी और सरकार को बोला कि आप सरकार प्लीज इस पे आप एमिनिटीज डेवलप कीजिए। अब इसका फायदा ये होता है, देखो एक तो सरकार
इन 3 किसानों से उनकी जमीन लेके एमिनिटीज डेवलप करेगी, तो भाई इनकी बाकी बची हुई जो जमीन है उसके रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पे रोड बन गया तो बाकी उनकी जो जमीन है उनके रेट तो कई गुना बढ़ जाएंगे। सरकार को फायदा यह है, सरकार को ना बहुत सारा पैसा इनिशियली नहीं देना पड़ता लैंड एक्वायर करने के लिए, समझ गए। किसानों को जमीन बेटर शेप में मिलेगी, वहां पे रोड पानी का कनेक्शन मिलेगा, जमीन की मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी होगी। और सरकार को फायदा यह है, सरकार को ना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा इनिशियली, और मॉडल पूरी तरह से पार्टिसिपेटरी है। सरकार को एडवांस में पैसा नहीं देना पड़ता, डिस्प्लेस हुए लोगों को रीसेटल नहीं करना पड़ता, रिहेबिलिटेट नहीं करना पड़ता। तो सरकार ना 2019 से इस मॉडल को ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन कई राज्यों में ही अभी तक ये प्रमोट हुआ है, बाकी राज्यों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। जैसे गुजरात का एग्जांपल दिया जाता है, गुजरात में एक एक्ट आया था 1976 में, गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1976। अब इस एक्ट के अनुसार ना अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, यहां पे ना 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो एरिया है वो टाउन प्लानिंग स्कीम के अंडर डेवलप हुआ है, इसी लैंड पूलिंग कंसेप्ट की सहायता से। तो जबरदस्त मॉडल बन चुका है गुजरात में ये। महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए। राइटर बोलते हैं देखो महाराष्ट्र ने ना एक गलती कर दी, टाइम के अनुसार ना, समय के अनुसार उन्होंने अपने एक्ट के जो प्रोविजंस थे ना वो अपडेट नहीं किए, इसलिए इनका जो प्रोसेस था वो स्लो हो गया लैंड पूलिंग का। लेकिन अब वो जाग गए हैं, अब पुणे और मुंबई में ना मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना दोनों शहरों में, उन्होंने वापस से इसे अपनाया है। और सिटी का जो बाहर का एरिया होता है ना, पेरिफेरल एरिया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस लैंड पूलिंग कंसेप्ट का सहारा लिया जा रहा है। फिर गुवाहाटी मॉडल है। गुवाहाटी में ना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे 1985 के एक्ट में, GMDA एक्ट में, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। जमीन के जो रिकॉर्ड्स थे वो डिजिटल नहीं थे, मैनुअल तरीके से चीजें होती थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अलग थे, ग्राउंड रियलिटी में जमीन का साइज अलग था, समझ गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन का साइज 2 हेक्टेयर है, प्रैक्टिकली जमीन का साइज सिर्फ 1 हेक्टेयर है, ये दिखते थी। तो सॉल्यूशन असम ने ये निकाला कि मैप को ना, ऑलरेडी जो मैप एग्जिस्ट कर रहा है ना उसको बेस बनाया जाए और फाइनल प्लॉट एलोकेशन ना रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से कर दिया जाए ताकि प्रोसेस अभी के लिए फास्ट हो जाए। तो ये मॉडल असम के द्वारा अपनाया गया। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से चलेंगे तो भाई चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी? रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड का साइज अलग है, रियल में अलग है, तो कैसे मतलब इंप्लीमेंट कैसे होगा? राइटर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इतने सारे वैसे अपने को मॉडल्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, 2 राज्यों का एग्जांपल देंगे सफिशिएंट है। राजस्थान का एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि 2016 से वहां पे ना लैंड पूलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था सरकार को। अब जाके स्टेट जो है राजस्थान की सरकार पहली लैंड पूलिंग स्कीम लॉन्च कर रही है। इसके अलावा देखिए अब बहुत सारे जो दूसरे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये भी लाइन में है इस लैंड पूलिंग स्कीम को अपनाने के लिए। लेकिन देखो इन राज्यों को ना अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़नी पड़ेगी और मॉडर्न तरीके से इस लैंड पूलिंग स्कीम को इंप्लीमेंट करना होगा। और जब वो लैंड पूलिंग स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लैंड होल्डर्स को कन्विंस करना। जब देखो पहली बार ये स्कीम लॉन्च करती है ना सरकार, तो लैंड होल्डर्स को कन्विंस करवाने में काफी दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। सरकार स्कैम करती नहीं है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि नुकसान ना हो जाए हमारा, और जमीन को ये आसानी से छोड़ने के लिए तैयार देखो होता नहीं है। फिर राइटर कहते हैं देखो लेजिस्लेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में ना कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रेनेस नहीं होनी चाहिए जिससे डर लगे लैंड होल्डर्स को। और नेक्स्ट है इक्विटेबल फाइनेंसिंग मॉडल्स। फाइनेंसिंग मॉडल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इनिशियली लैंड होल्डर्स पे भी बर्डन ना आए। जैसे राजस्थान की सरकार ने क्या किया, एक अट्रैक्टिव मॉडल फॉलो किया लैंड होल्डर्स के लिए, लैंड ओनर्स के लिए, कि शुरू में थोड़ी सी पेमेंट हम भी देंगे ताकि सारा का सारा जो बर्डन है किस पे ना आए, लैंड ओनर्स पे ना आए। फिर नेक्स्ट है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट मैपिंग होगी ना लैंड की, तभी देखो
अच्छे ढंग से ये लैंड पूलिंग स्कीम इंप्लीमेंट की जा सकती है तभी, अदरवाइज तो देखो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर रिकॉर्ड डिजिटल नहीं है तो। एक फेमस कोट है, ये आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, जेन जैकब्स का, सिटीज आर क्रिएटेड फॉर एवरीबडी ओनली व्हेन दे आर क्रिएटेड बाय एवरीबडी। सिटीज सबके लिए तभी बनती है जब वो सबके द्वारा बनाई जाती है। तो ये कोट अच्छा है जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, पार्टिसिपेटरी अर्बनिज्म, फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल, रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट्स, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। और फिर क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, 3 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है आज का।